दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे आर्थिक रहस्य की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिसने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का दिमाग चकरा दिया है। सच कहूं तो इस रीजन का आर्थिक इतिहास किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिसका राइज और फॉल आज तक एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आइए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। अब यहाँ एक जबरदस्त आर्थिक कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ के आंकड़े हमें ऐसी हाई पॉवर्टी और लो पर कैपिटा इनकम दिखाते हैं जो किसी स्ट्रगलिंग सब सहारन देश जैसी लग सकती है। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ 1750 का एक ऐसा दौर भी था जब ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने इस जगह को लंदन से भी ज्यादा अमीर और ग्रैंड बताया था। है ना हैरानी की बात, क्योंकि ये दोनों ही बातें एक ही जगह के बारे में हैं, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है, वो स्टेट जिसने एक तरह से मॉडल इंडिया को इन्वेंट किया, वो आखिर इतने नीचे आकर कैसे गिर गया? गोपाल कृष्ण गोखले जी का वो फेमस कोट तो आपने सुना ही होगा, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। यानी जो बंगाल आज सोचता है वो पूरा देश कल सोचता है। फिर ऐसी कौन सी चीजें हुई जिन्होंने इस एडवांस्ड रीजन की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी? जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, कहानी और भी हैरान करने वाली लगेगी। 1960 में ये स्टेट अकेले पूरे देश की जीडीपी का 10.5% कंट्रीब्यूट करता था। ये देश का तीसरा सबसे अमीर स्टेट था। और आज इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5.6% रह गया है और पर कैपिटा इनकम में इनकी रैंक 28 राज्यों में 24th है। दोस्तों, किसी भी मेजर इंडियन स्टेट के लिए आर्थिक दृष्टि से ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इस बाहरी बदलाव को डीपली समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर खोने के लिए यहाँ था क्या। तो आइए देखते हैं पहला अध्याय, द लॉस्ट क्राउन जूल। ये रीजन असल में एशियन इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का एब्सोल्यूट एपीसेंटर था। सोचिए, 1854 में पहली रेलवे, 1881 में पहला टेलीफोन एक्सचेंज और 1902 में यहाँ एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम आ चुकी थी। जिस ब्रिटिश एम्पायर का दुनिया के 1/4 हिस्से पर राज था, उसकी ये एशियन कैपिटल आधुनिक सुविधाओं में सबसे आगे चल रही थी। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये रीजन पूरे ब्रिटिश एशिया का एक मैसिव फाइनेंशियल नर्व सेंटर था। 1830 से यहाँ स्टॉक ट्रेडिंग हो रही थी। आपको पता है 1937 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स यहीं था, और जो आज एसबीआई है उसकी शुरुआत भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में यहीं से हुई थी। ये एक ऐसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी जहां रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और सत्यजीत रे जैसे दिग्गज विचारक पैदा हुए। यहाँ की आर्थिक और बौद्धिक संपदा वाकई बेजोड़ थी। तो जब सब कुछ इतना लाजवाब था, तो ढलान शुरू कहाँ से हुई? बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, द फर्स्ट टू ब्लोज। दरअसल पहला बड़ा झटका लगा 1947 के पार्टीशन के साथ। एक ही रात में इस रीजन के केयरफुली प्लान्ड आर्थिक सिस्टम के 2 टुकड़े हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी जूट मिल्स यहाँ थीं, लेकिन उनको चलाने वाला कच्चा माल आता था ईस्ट बंगाल से, जो अब अलग हो चुका था। सप्लाई चेन बुरी तरह से टूट गई, और इसके साथ ही लाखों रेफ्यूजीज का जो मास इन्फ्लक्स हुआ, उसने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स पर अचानक बहुत बड़ा दबाव डाल दिया। इसके बाद आया दूसरा झटका 1952 की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के रूप में। इसे सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, ये एक सेंट्रल पॉलिसी थी जिसने पूरे देश में कोल, स्टील और सीमेंट की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बिल्कुल एक समान कर दिया। इसका डायरेक्ट असर ये हुआ कि इस रीजन के पास सस्ते रॉ मटेरियल्स का जो नेचुरल एडवांटेज था, वो ओवरनाइट खत्म हो गया। अब नई फैक्ट्रीज ने वहां बनना शुरू कर दिया जहां पोर्ट्स थे, और ईस्टर्न साइड का ये बड़ा आर्थिक फायदा छीन गया। इन 2 बड़े झटकों के बाद एक लंबा ठहराव आया। आइए समझते हैं तीसरा अध्याय, डेकेड्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन। देखिए, शुरुआती दौर में कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे ऑपरेशन बरगा, जिन्हें अच्छी सफलता भी मिली। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो वो बुरी तरह रुक चुकी थी। ये अंतर देखिए, 1994 आते आते जहां वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4,300 रुपये रह गया था, वहीं गुजरात में ये बढ़कर 22,700 रुपये हो चुका था। ये 5 गुना डिफरेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयान करता है। इस ठहराव के कुछ साफ लक्षण थे। मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म आम बात हो गई थी। रोज की स्ट्राइक्स और घेरावों ने माहौल आम कर दिया था।
नतीजा, डनलॉप इंडिया जैसी मार्केट लीडर कंपनीज की फैक्ट्रीज बंद होने लगी। बिजनेस एक्टिविटी इतनी गिर गई कि ग्लोबल एयरलाइंस भी आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट लेने लगी। यहाँ तक कि 2012 आते आते एशिया के बाहर की लगभग सारी डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से बंद हो चुकी थीं। फिर आया साल 2008, जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों का ध्यान इस स्टेट की तरफ खींच लिया। सिंगुर में चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच रतन टाटा जी ने सिर्फ एक छोटी सी लाइन कही थी, "वी वर नॉट वेलकम"। सच कहूं तो ये कोट सिर्फ एक बयान नहीं था, इसने ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट में आए एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट को दर्शाया। इन प्रोटेस्ट्स का फाइनल आउटकम बहुत भारी पड़ा। टाटा मोटर्स की नानो फैक्ट्री जो लगभग 80% बनकर रेडी हो चुकी थी, उसे आखिरकार पूरी तरह उठाकर गुजरात रिलोकेट करना पड़ा। और ठीक उसी वक्त नंदीग्राम में सलीम ग्रुप का 40,000 करोड़ रुपए का SEZ प्रोजेक्ट भी अबैंडन कर दिया गया। ये सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स का बंद होना नहीं था दोस्तों, इसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को एक चिलिंग मैसेज दे दिया था। उसके बाद 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो आइए देखते हैं इस फेस को। चौथा अध्याय, डेट एंड ब्रेन ड्रेन। 2011 में आते ही एक नई पॉलिसी अनाउंस हुई। स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि वो अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन नहीं करेगी। अब देखिए, पॉलिटिकली तो ये वोटर्स के बीच काफी पॉपुलर डिसीजन था, पर अगर बिजनेस एंगल से देखें तो इसने बड़े स्केल के प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ये संकेत जरूर दिया कि यहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स लगाने में जमीन हासिल करना अब और भी मुश्किल होने वाला है। अब इस स्टैगरिंग नंबर पर गौर कीजिए, 8,15,000 करोड़ रुपए। ये 2026-2027 तक का अनुमानित आउटस्टैंडिंग डेट है स्टेट का। आपको पता है इसका मतलब क्या है? स्टेट का जो कुल रेवेन्यू आता है, उसका लगभग 28% हिस्सा तो सिर्फ इन कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाएगा। आर्थिक तौर पर ये एक मैसिव दबाव है। एक और मजेदार बट अलार्मिंग मेट्रिक देखिए, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। यहाँ का रेशियो करीब 46 से 50% है, जबकि नेशनल एवरेज 80% के आसपास है। इसे सिंपल शब्दों में समझना हो तो यहाँ के आम लोग जो पैसा बैंक में बचत करते हैं, लोकल बिजनेस ग्रोथ ना होने के कारण बैंक वही पैसा गुजरात या कर्नाटका जैसे दूसरे स्टेट्स के बिजनेस प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए उधार दे रहे हैं। पैसों की तो बात हो गई, अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल पर। 8 लाख दोस्तों, लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स हर साल इस स्टेट को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट और टीचिंग जॉब्स के स्कैम्स ने माहौल पर काफी नेगेटिव असर डाला है, जिसका सीधा रिजल्ट है एक बड़ा ब्रेन ड्रेन। यहाँ के काबिल और होशियार युवा अब दूसरे राज्यों के IT पार्क्स और हॉस्पिटल्स में अपना भविष्य तलाशने पर मजबूर हैं। तो क्या वाकई सब खत्म हो चुका है या आज भी उम्मीद बाकी है? चलते हैं अपने आखिरी अध्याय की तरफ। Is a comeback possible? बिलीव इट और नॉट, कुछ नए डेटा पॉइंट्स काफी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखा रहे हैं। 2025-2026 के लिए इनका प्रोजेक्टेड GSDP ग्रोथ रेट 7.62% है, जो सॉलिड है। और एक सबसे अच्छी खबर ये है कि कलकत्ता में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की लीजिंग में 239% का जबरदस्त स्पाइक देखा गया है। यानी IT और इंजीनियरिंग कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी हैं, क्योंकि यहाँ आज भी एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग और एक अफोर्डेबल वर्कफोर्स आसानी से मिल जाती है। और जहां तक नेचुरल और स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात है, उसमें ये रीजन किसी से कम थोड़ी है। इनके पास सेमीकंडक्टर्स के लिए अहम 1.2 मिलियन टन्स के मोनाजाइट रिजर्व्स हैं। नया डंकुनी सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। इनके पास एक बेहतरीन कोस्टलाइन है और ये नेचुरली आसियान देशों का गेटवे है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने ठीक ऐसे ही ज्योग्राफिकल एसेट्स का फायदा उठाकर क्या कमाल के इकोनॉमिक टर्नअराउंड्स किए हैं। तो दोस्तों, आखिर में हम इस बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव, सदियों की इंटेलेक्ट और कमाल के नेचुरल रिसोर्सेज आज भी वहीं के वहीं हैं, सब कुछ मौजूद है। सवाल ये नहीं है कि क्या नए आर्थिक शिखरों तक पहुंचने के रास्ते बचे हैं। सवाल ये है कि क्या वक्त आने पर इस ऐतिहासिक जायंट के अंदर अपना खोया हुआ ताज वापस पाने का वो पक्का इरादा, वो इंटेंट है। इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ मैं इस विश्लेषण को यहीं विराम देती हूँ। ऐसे ही मजेदार और डीप डाइव एक्सप्लेनर्स के साथ आगे फिर मुलाकात होगी।